नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे ये वाले फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपी पीसीएस 2020 के मेंस के लिए हमारे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक 80 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 4 क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे और पूरा उसका कंप्लीट फीडबैक मिलेगा। और दूसरा जो है ऑफिशियल टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 12 फुल लेंथ जीएस के पेपर दिए जाएंगे, उसके फुल लेंथ आंसर दिए जाएंगे और कंप्लीट जो है पूरी चेकिंग होगी। 20-20 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में, ठीक है। जैसे ऑफिशियल पेपर आता है वैसे ही होगा और कंप्लीट चेकिंग होगी, कंप्लीट मॉडल आंसर मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9696066089 8562880530। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ सिंह। वेलकम टू दिस न्यू इनिशिएटिव। यूपीपीसीएस जीएस मेंस के सिलेबस को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंप्लीट कर रहे हैं। 26 वीडियोस इससे पहले आ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सारे पेड कोर्सेज के जरिए इन नंबर्स पे आप कॉल करिए, ठीक है। ये 2 नंबर हैं यहाँ पर। ऑप्शनल की कोचिंग का हो, कुछ डेली आंसर राइटिंग हो, या जो अभी टेस्ट सीरीज चल रही हैं। बिहार के लिए भी अब मेंस की टेस्ट सीरीज वगैरह चलेंगी। आरओ के लिए प्रोग्राम्स चलने वाले हैं। यूपीपीसीएस 2021 के लिए भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं। उनकी जानकारी के लिए इन पे कॉल करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है। यूपी के हमने 2-3-4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे यूपी के और, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। जीएस पेपर 1 में यूपी की लोकल लैंग्वेज लिखा हुआ है सिलेबस में, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। इससे पहले हमने यहाँ की डांस फॉर्म कर ली है, डांस ऑफ उत्तर प्रदेश कर लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में, यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2020 के बारे में। तीसरा क्वेश्चन टेररिज्म क्या है, डायरेक्टली सिलेबस में लिखा हुआ है। सिक्योरिटी के पोर्शन में टेररिज्म क्या है आपसे पूछ सकता है। ये जानना कठिन बात नहीं है कि टेररिज्म क्या है, सब लोग लिख लेंगे। यहाँ पे ये भी लिखना ज़रूरी है कि इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। ये ज़्यादा ज़रूरी है। जीएस 3 के आंसर्स में आपको जो गवर्नमेंट की स्टेप्स वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो पता होनी चाहिए, वो आपको आंसर में लिखना होता है। 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 4 है एथिक्स का। देखिए डायरेक्टली भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि अमर्त्य सेन का जो क्षमता दृष्टिकोण या कैपेबिलिटी अप्रोच है वह क्या है। एक्चुअली क्या है कि जो हमने इससे पहले एक वीडियो में एचडीआई के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और उसमें हमने बात करी थी कि एचडीआई की क्या कमियां हैं। तो एचडीआई की कमी और इन जनरल जो हमारी ग्रोथ सेंट्रिक जीडीपी वाली ग्रोथ है, जीडीपी पे फोकस करके जो हम ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं, इसका एक क्रिटिसिज्म करते हैं अमर्त्य सेन। और जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो कहते हैं डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ठीक है। डेवलपमेंट आपकी फ्रीडम को बढ़ाए, ऐसी डेवलपमेंट चाहिए। तो इसलिए पूछता है। और इनकी अप्रोच जो है, इनका जो दृष्टिकोण है, उसको कैपेबिलिटी अप्रोच कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यही पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था तो उसमें किसी ने लिखा था कि भाई इतना इस पर गोजा मत करो। तो भाई थोड़ा सा मैं टाइम देता हूँ। जैसे मैं इस स्लाइड पे जब शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये जो टाइम है आपको इतना थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी कि ये जो टाइम है जब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ इस पर, उस टाइम पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैंने बाद में ही बोला कि जब मैं पूरा पढ़ा लेता हूँ, एक स्क्रीन पे पूरी सारी कंटेंट पढ़ा लूँगा, उसके बाद एक बार फिर से आप, जब मैं ऐसे पूरा खाली छोड़ता हूँ तो उस समय भी आप फिर से इसको पढ़िए और ये देखिए कि जो मैंने समझाया है कि आपको उसी तरीके से समझ में आया है और क्या कमी रह गई, ऐसा करके, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट आपको लिखना है रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश। आपको पता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या हैं, हिंदी है और क्या है, उर्दू है, यही 2 है शायद। अब रीजनल लैंग्वेजेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ पता होना चाहिए। कुछ जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, क्या हमने डांसेस के बारे में पढ़े थे, तो बस नाम आपको पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। हल्का फुल्का भी उनके बारे में पता तो आप लिख जाएंगे। यही करना है यहाँ पर भी। बहुत ज़्यादा इनके बारे में डिटेल में नहीं जानना है। 2-2 लाइन भी पता होगी तो यार देखो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 8 नंबर वाला पूछेगा। 8 नंबर मतलब 2 पेजेस। 2 पेजेस में इतने 4-5-6 नाम याद है तो पेज भर जाएगा। और उतना ही करना, उतने पे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। पहला है खड़ी बोली। खड़ी बोली जिसे कौरवी और दहलवी 2 नाम से और जाना जाता है, ये क्या है, हिंदुस्तानी का डायलेक्ट है। हिंदुस्तानी भाषा का क्या है, डायलेक्ट है। एक डायलेक्ट मतलब एक तरीके की उसकी बोली है। क्या नाम हमने बोला, खड़ी बोली, जिसको हम क्या और 2 नामों से जानते हैं, खौरवी या कौरवी,
या दहलवी, और ये हिंदुस्तानी भाषा का क्या है, डायलेक्ट है, बोली है। ठीक है, अब लैंग्वेजेस को ग्रुप्स बनाया जाता है। तो सेंट्रल जोन, हिंदी जोन जो है, उसमें देखिए दो लैंग्वेजेस मेनली इंडिया में बोली जाती हैं, दो ग्रुप्स कर लो आप, इंडो आर्यन और द्रविडियन। साउथ इंडिया में द्रविडियन, नॉर्थ इंडिया में इंडो आर्यन, बेसिकली ऐसा ही कुछ है। ठीक है सॉरी, बस आपको याद रखना है कि वेस्टर्न ग्रुप में इंडो आर्यन भाषाओं के सेंट्रल जोन यानी कि हिंदी जोन के पश्चिमी समूह में इसको रखा गया है। किसको रखा गया है? खड़ी बोली को। यार ये याद रहता तो अच्छी बात, नहीं याद रहता तो भी इतना कुछ आपके मार्क्स नहीं बदल जाएंगे इतने से। ठीक है, किस एरिया में बोला जाता है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में, सदर्न यूपी, सदर्न एरियाज और उत्तराखंड। इन एरियाज में क्या आपको देखने को मिलेगा? खड़ी बोली। नेक्स्ट पोर्शन है कन्नौजी। ये एक इंडो आर्यन, मैंने बोला आप एक पॉइंट तो हर आंसर में लिख सकते हो, हर लैंग्वेज में लिख दो यार कि ये इंडो आर्यन है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज, हम यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी में सारी लैंग्वेज जो भी बोल रहे हैं हम इंडो आर्यन ही है। तो एक पॉइंट तो आपका हमेशा सब में जनरेट हो जाएगा। तो एक पॉइंट आपको हर भाषा में लिखना है क्या, कि इंडो आर्यन है। दूसरा, कुछ लोग इसको लेकर कुछ मतभेद है, जैसे कुछ लोग इसको डायलेक्ट मानते हैं, बोली मानते हैं हिंदुस्तानी की, ठीक है, और कुछ लोग इसको वेस्टर्न हिंदी लैंग्वेज से अलग मानते हैं, मतलब एक अलग लैंग्वेज मानते हैं। जैसे कुछ कहेंगे कि हिंदुस्तानी जो थी उसी का ये डायलेक्ट है, जैसे खड़ी बोली थी। कुछ कहते हैं नहीं, ये अलग लैंग्वेज है। ठीक है, कुछ अलग इसको एक पश्चिमी हिंदी भाषा के रूप में अलग से मानते हैं कन्नौजी को। करीब 6 मिलियन लोग इसको बोलते हैं, इसके वक्ता हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है, it added कन्नौजी एज अ वेरिएंट ऑफ ब्रज या ब्रज भाषा और अवधी। कहता है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो था उसने ब्रज और अवधी के एक संस्करण या एक उसी का मतलब एक वेरिएंट के रूप में इस कन्नौजी भाषा को माना है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली अभी तक कि कन्नौजी क्या इंडो आर्यन लैंग्वेज है। ठीक है, दूसरी बात क्या पढ़ी कि कुछ लोग इसको क्या मानते हैं कि हिंदुस्तानी की ही एक बोली है। 6 मिलियन लोग, और सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो हुआ था उसने इसको ब्रज भाषा या अवधी उसी का एक संस्करण के रूप में माना है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा उनसे अलग नहीं है, उन्हीं से मिलती जुलती बात है। कन्नौजी जो भाषा है उसके दो डायलेक्ट आपको मिलते हैं, एक तिहारी है और एक संक्रमणकालीन कन्नौजी। संक्रमणकालीन वो चीज़ें होती हैं जो अभी चेंज होने की दिशा में बढ़ रही हैं, मतलब वो एक यहाँ स्थिति थी, एक ऐसी स्थिति थी, तो इस पुरानी पोजीशन से निकल के नई की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अभी यहाँ तक पहुँची नहीं है। तो पहला है तिहारी, दूसरा है कन्नौजी और अवधी के बीच में। ठीक है, एक तरफ कन्नौजी और एक तरफ अवधी है, और इसके बीच में कहीं आज की डेट में कन्नौजी भाषा है। थर्ड है अवधी लैंग्वेज। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए आपको बहुत ज़्यादा इन सब पे सर नहीं खपाना है भाई, हो सकता है पूछे ही ना। इसके लिए तैयार रहना है कि पेज खाली नहीं छोड़ना, इसलिए बस नाम आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा लोकेशन पता होनी चाहिए, और 1-2 लाइन भी उनके बारे में पता है तो बहुत बढ़िया आप आंसर लिख ले जाओगे। तीसरी अवधी भाषा। अवधी भाषा भी इंडो आर्यन, मैंने बताया, एक पॉइंट तो ऐड आ जाएगा। दूसरा 38 मिलियन लोग बोलते हैं, और एरिया क्या है, ये है कौन कौन से? अवध, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, दिल्ली, नेपाल और मॉरिशस तक में अवधी भाषा बोली जाती है। अब मॉरिशस में कैसे बोली जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग वहाँ गए हैं। ठीक है, लिपि क्या है इसकी? स्क्रिप्ट, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे हिंदी हम लोग अभी लिख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, देवनागरी में है, तो उसी तरीके से अवधी भी लिखी जाती है। ठीक है, या कभी कभी कैथी जो वर्णमाला है उसके भी फिर वर्णों को यूज़ करके इसको लिखा जाता है। तो दो तरीके से, देवनागरी या कैथी। ये देखिए अलग फैक्ट है, इसको याद रखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट है दामोदर पंडित के कार्यों में पहली बार अवधी को देखा गया, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है भोजपुरी आपको पता है, ये भी इंडो आर्यन लिख दो आप। ये कोई सेपरेट लैंग्वेज नहीं है, बट ये डायलेक्ट है, बोली है। किसका? हिंदी, मैथिली और मगधी, इन तीनों से अलग अलग भोजपुरी हैं। ठीक है, जैसे आपने थोड़ा अंतर देखा होगा कि जो हम लोग यूपी ईस्ट में बोलते हैं, या आजमगढ़, देवरिया और ये सब मऊ वगैरह क्षेत्र में, बलिया में जो बोली जा रही होगी, या बिहार के मगध और इन सब एरियाज में जो बोली जा रही होगी, उसमें कुछ तो अंतर है ना। उसी तरीके से ये कह रहा है कि ये कोई अलग लैंग्वेज नहीं है,
अलग भाषा नहीं बल्कि हिंदी, मैथिली और मगधी की एक बोली है। ठीक है। फिजी, मॉरिशियस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और सूरीनाम और गुयाना, इन सब कंट्रीज़ में भी ये बोली जाती है, क्योंकि यहाँ के हम लोग के बहुत सारे माइग्रेंट्स वहाँ गए हैं और वो वहाँ पर फिर उसके बाद इस लैंग्वेज को प्रोपोगेट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बुंदेली लैंग्वेज। बुंदेली ये भी इंडो आर्यन लैंग्वेज है, स्पोकन इन बुंदेलखंड। ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश भाषा के एक वंशज के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है। बुंदेली वॉज क्लासिफाइड अंडर वेस्टर्न हिंदी बाय जॉर्ज अब्राहम इन हिज लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसको वेस्टर्न हिंदी के रूप में बुंदेलखंडी को उन्होंने लिखा है। किसने लिखा है? जॉर्ज इब्राहिम। नाम याद रखना तो रखिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आती है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा भी सौरसेनी और प्रकृत से निकली हुई है। ठीक है। ये इसको भी 5,75,000 लोग करीब बोलते हैं, मुख्यतः इंडिया में। और एरिया कौन से हैं? ये आगरा, इटावा, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है। तो यार एक बार फिर से सारे नाम देख लेते हैं, बस नाम याद रखना है। 2-2 लाइन तो पक्का आप बना लोगे। ठीक है। पहला हमने बोला खड़ी हिंदी। खड़ी हिंदी को 2 कौरवी या दहलवी, और किसकी बोली है? ये हिंदुस्तानी की बोली है। ठीक है। और इसको कहाँ कहाँ बोला जाता है ये हमने देखा। इंडो आर्यन है, ये इसमें लिखना है। दूसरी क्या है? कन्नौजी। कन्नौजी भी इंडो आर्यन है। इसमें हमने 2 चीज़ पढ़ी कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको वेरिएंट माना है, सिर्फ ब्रज और अवधि का। 2 डायलेक्ट हैं, एक तो कन्नौजी और एक तिरहरी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अवधि लैंग्वेज। तो अवधि लैंग्वेज में क्या? इंडो आर्यन लैंग्वेज है, आपको लिखना है। देवनागरी लिपि और कैथी वर्णमाला। देवनागरी वर्णमाला है, कैथी वर्णमाला उसका। ठीक है। फिर आप भोजपुरी भाषा के बारे में लिखोगे। भोजपुरी को आप लिखोगे कि क्या? मगधी, मैथिली और हिंदी की एक तरीके की बोली के रूप में ये निकली है और कहाँ कहाँ बोली जा रही है। ठीक है। उसके बाद आप बुंदेली का लिखोगे। बुंदेलखंड से नाम से ही समझ में आ रहा है, और इसको भी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के वेस्टर्न हिंदी के डायलेक्ट के रूप में पहचाना गया। ब्रज भाषा आती है। ब्रज भाषा के बारे में सौरसेनी, प्रकृत, ये याद रखना है। ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन लैंग्वेजेस के बारे में। अगर क्वेश्चन आता है कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, सांस्कृतिक विविधता, तो हमने कल डांस पढ़ा है, आज लैंग्वेज पढ़ ली, कल को कुछ और इस तरीके कल्चर वाला पढ़ लेंगे। तो भाई 4-4, 5-5 नाम भी याद हैं आपके ना, तो बहुत प्यारा आंसर आप लिख लोगे। इस तरीके से आप सोचो। बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें थोड़ा सा फैक्ट वगैरह आपको याद रखना है कि मुख्यतः स्टार्टअप पॉलिसी है यार, तो पॉलिसी वो लोग डायरेक्टली पूछ रहे हैं। मुझे याद है कि टूरिज्म पॉलिसी 2018 में पूछ दिया था। अब आपको पता नहीं है तो फिर वहाँ पे फिर मन की बातें लिख के आओगे ना, पता रहेगा कुछ कॉन्क्रीट तो फिर वो लिखोगे आप। तो हम उस पर काम करते हैं कि कुछ कॉन्क्रीट रखते हैं। पहली स्टार्टअप पॉलिसी उत्तर प्रदेश की 2016 में आई थी। पहली स्टार्टअप पॉलिसी कब आई? 2016 में आई। न्यू स्टार्टअप पॉलिसी 2020 में आई। इसका मिशन क्या है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है, इसको तोड़ के पढ़ते हैं। टू इनकलकेट culture of entrepreneurship at school level in order to make student learn virtues of entrepreneurship in early years of education। समझ में आ गया होगा। ये कह रहा है कि स्कूल के लेवल पे आपके अंदर उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप की जो वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं, वो आपके अंदर हमको भरने हैं। इसका सिर्फ यही उद्देश्य है कि छात्रों के अंदर शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान उद्यमिता के गुण सीखने के लिए स्कूल स्तर पे ही उद्यमिता की संस्कृति को विकास करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। अब स्कूल लेवल पे अगर विकास करना है तो स्कूल लेवल पे कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, मतलब कुछ पढ़ाई लिखाई में चेंजेस करना पड़ेगा, इसको करिकुलम कहोगे आप। दूसरा क्या करना पड़ेगा, कुछ इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे, जैसे अटल टिंकरिंग लैब हमने बात करी थी क्या, अटल इनोवेशन मिशन के टाइम पे। ठीक है। तो होलिस्टिक स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम कैसे डेवलप करोगे आप? टिंकरिंग लैब्स बनाना है स्कूल्स के अंदर, ई सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स बनाना है कॉलेजेस के अंदर, और इंक्यूबेटर्स बनाना है हायर एजुकेशंस के इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट हो सके। हमने बोला कि स्कूल लेवल से लेकर के एजुकेशन के अंदर ही आपके अंदर उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ानी है, पहली बात।
दूसरी बात करोगे कैसे, तो 3 लेवल पे करना है। स्कूल के लेवल पे क्या कर रहे हैं, टिंकरिंग लैब, भाई हिंदी में भी इसको टिंकरिंग लैब ही मतलब मुझे समझ में आ रहा है, यही लिखना चाहिए आपको। फिर कॉलेज के लेवल पे आप क्या कर रहे हो, ई सेल्स बना रहे हो और इनक्यूबेटर्स बना रहे हो हायर एजुकेशन के, और जो जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ऐसे कोई स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशंस में इनक्यूबेटर्स बना रहे हो, ठीक है। दूसरा मिशन क्या है, मिशन आपको इतने समझ से मतलब उतने पिछले स्लाइड से समझ में आ गया होगा कि नवाचार और उद्यमिता, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति के कल्चर को बढ़ावा देना है। जमीनी स्तर पे इससे रोजगार सृजन होगा और जो आला क्षेत्र हैं, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं आपके, वहाँ पे प्रौद्योगिकता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें सशक्तिकरण होगा इन सब का। बेसिकली पूरा वही अंग्रेजी यही लिखना है यार कि ग्रास रूट लेवल पे क्या करना है आपको, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना है, सीधी बात, ठीक है। कैसे करना है हमने पढ़ लिया। फिर कह रहा है स्पेशल इनकरेजमेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टार्टअप इन पूर्वांचल एंड बुंदेलखंड एरिया। अब आप अगर क्वेश्चन आता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का यूपी में, तो वहाँ पे आप ये भी लिखो कि ठीक है यूपी में इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी 2020 ने फोकस किया। करेंगे कैसे और गोल्स क्या हैं, लक्ष्य क्या है। नीति आयोग की जो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग आती है उसमें हमको टॉप 3 में घुसने का है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा 100 इंक्यूबेटर्स बनाने हैं हमको, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में एक तो बनाना ही है, बड़े शहरों में और ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम 100 इंक्यूबेटर्स की स्थापना करनी है हमको। करीब 10,000 स्टार्टअप्स को डेवलप करना है, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना है, ऐसा परिस्थितिकी तंत्र डेवलप करना है कि जिससे करीब 10,000 स्टार्टअप्स के लिए उचित जो व्यवस्था है, उचित इकोसिस्टम है वो क्रिएट हो सके। 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्रिएट करने हैं, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस 3 क्रिएट करने हैं। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इंक्यूबेटर बनाना है आपको लखनऊ में, ठीक है। पॉलिसीज एक्सटेंडेड टू क्रिएट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 50,000 लोगों के लिए और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट करीब 1 लाख लोग के लिए क्रिएट करना है। फिर से समझ लेते हैं, टॉप 3 के अंदर घुसना है रैंकिंग के अंदर। 100 इंक्यूबेटर्स बनाने हैं, करीब 1 तो हर जिले में। इंक्यूबेटर से याद आया कि लखनऊ में सबसे बड़ा बनाना है, चलो ये भी पढ़ लिया। नौकरी क्या, 50,000 लोग के लिए नौकरी क्रिएट करनी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1 लाख। 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाना है, ठीक है, ये हो गया। अब करोगे कैसे, कैसे करना है, गवर्नेंस क्या है, शासन प्रक्रिया क्या है, कैसे इस पूरे स्टार्टअप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 4 टियर, 4 स्तरीय व्यवस्था की गई है। नाम यहाँ पर इन एजेंसीज का नाम याद रहा तो बहुत अच्छा, नहीं याद रहा तो ठीक है, ये तो लिख ही देना यार कि 4 स्तरीय मतलब मामला है पूरा। सबसे ऊपर सबसे मतलब ज़मीनी स्तर पे क्या है, स्टार्टअप नोडल एजेंसी। ये स्टार्टअप से संबंधित सभी मामलों के लिए सिंगल विंडो के रूप में काम करेंगे। आपको इनके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप कहाँ जाओगे, स्टार्टअप नोडल एजेंसी SNA के पास जाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है एक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, ठीक है। ये ओवरसी करेगा वर्क ऑफ नोडल एजेंसी। ये नोडल एजेंसी क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा, इस चीज़ के ऊपर एक तरीके की निगाह रखेगा कौन, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। 2 बॉडीज हमने पढ़ ली अभी तक। तीसरा आ रहा है PMIC, ये रहा पॉलिसी मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। पॉलिसी मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमिटी, इट विल टेक डिसीजन ऑन मैटर्स ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन। 2 डिपार्टमेंट के बीच में अगर क्या सहयोग की स्थिति होनी चाहिए, नीति का कार्यान्वयन कैसे करना है, ये सब चीज़ों के लिए क्या है, PMIC। और सबसे लास्ट में एक स्टीयरिंग कमेटी जिसके चेयरमैन कौन है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो 4 चीज़ें हमने पढ़ ली, SNC, PIU, PMIC और स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। ये हो गया गवर्नेंस कैसे होगा। तो ये थी स्टार्टअप पॉलिसी, ठीक है। इनके कुछ गोल्स याद रखने हैं। क्वेश्चन आ गया कि कैसे यार एम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी कैसे कम करोगे। तो पॉवर्टी कम करने के लिए कुछ स्कीम्स वगैरह तो यूपी की आपको याद ही होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप लिखोगे कि यूपी में अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उसमें पहला स्टेप पॉलिसी लेवल पे लिया जा रहा है। पॉलिसी लेवल पे और सारी पॉलिसीज़ के साथ साथ क्या लिखना है, स्टार्टअप पॉलिसी का नाम लिखना है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता तो इनडायरेक्टली आपको इसको यूज़ करना है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए 50,000 और 1 लाख वाला जो बात हुई है वो आप लिखोगे कि स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर है।
तो ये इस तरीके से इसके गोल्स वगैरह याद रखने, इसका नाम भी कहीं लिखोगे तो काम बनेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है यार टेररिज्म को लेकर के। ये टेररिज्म क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं इसके, और इंडिया का एफर्ट क्या है, ठीक है। तो टेररिज्म को कैसे आप डिफाइन करोगे? टेरर मतलब आतंक। सिंपल डेफिनेशन है कि अगर आप वायलेंस का यूज़ करते हो, यूज ऑफ वायलेंस टू प्रोपोगेट या प्रोमोट योर पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है। यूज़ करना है आपको वायलेंस, क्यों करना है? आप प्रोपोगेट करने चाहते हो या प्रमोट करना चाहते हो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, मतलब अपने निजी हितों को बढ़ावा देने के लिए अगर आप वायलेंस का यूज़ करते हो तो आप एक तरीके से टेररिज्म कर रहे हो, ठीक है। अब इस तरीके की डिफिनीशन बहुत ब्रॉड है और इससे आप अलग अलग तरीके के टेररिज्म को जोड़ सकते हो। डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? अब आपके पर्सनल इंटरेस्ट कई तरीके के हो सकते हैं। हमने बोला ना कि आप वायलेंस को यूज़ करोगे अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, तो डिफरेंट टाइप के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेररिज्म को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया पहला है इथनो नेशनलिस्ट, जातीय या राष्ट्रवादी, इस तरीके का कुछ है। जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट वाला मामला है, नॉर्थ ईस्ट में वो ग्रेटर नागालैंड की बात करते हैं, नागालैंड और ये सब क्षेत्रों, अरुणाचल के कुछ क्षेत्रों को मिला के उन कहते हैं कि ग्रेटर नागालैंड बनाना है हमको। अब इसकी मांग वो ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर पे बैठ के आराम से शांति से करें, नहीं, दे आर यूजिंग फोर्स। सो इफ़ यू आर यूजिंग फोर्स तो बेसिकली आप वायलेंस का यूज़ कर रहे हो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, तो ये इथनो नेशनलिस्ट आपका वायलेंस या टेररिज्म हो गया। नेक्स्ट है रिलीजियस टेररिज्म। आईसिस कहता है कि भारत में खुरासन स्टेट की स्थापना करेंगे, ठीक है। शरिया का लॉ जो होता है वो हम फॉलो करा देंगे, खिलाफत को फिर से लेके वापस आएंगे। फिर उसके लिए वो फिर आईसिस का प्रोपोगेंडा शुरू करेंगे, वायलेंस शुरू करेंगे, रिक्रूटमेंट शुरू करेंगे, बॉम्ब अटैक्स और अलग तरीके के अटैक्स कराएंगे। तो आप ये कह रहे हो कि ये रिलीजियस टेररिज्म, क्यों? क्योंकि आपका कोई रिलीजियस एम है, उसको आप फुलफिल करने के लिए टेरर का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है आइडियोलॉजिकल। आपकी कोई आइडियोलॉजी है, आप उस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए टेरर का अगर प्रयोग करो तो फिर वो हो जाएगा आइडियोलॉजिकल टेररिज्म। जैसे कम्युनिज्म है। अब एक तो कम्युनिस्ट बनाने का दूसरों को तरीका क्या है कि आप उनको क्या करो, कन्विंस करो। दूसरा है कि पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ गन, कि पावर जो है वो बैरल ऑफ गन से निकलती है, बंदूक की नली से निकलती है। तो ऐसे में फिर क्या है, आप क्या कर रहे हो कि अपनी आइडियोलॉजी के लिए टेरर का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट स्पॉन्सर्ड। पाकिस्तान से बढ़िया एग्जांपल क्या मिलेगा? राज्य प्रायोजित है, राज्य ही फंडिंग कर रहा है, राज्य ही प्लान बना रहा है। राज्य मतलब स्टेट, स्टेट मतलब कोई नेशन, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का एग्जांपल आप लिख सकते हो। अच्छा, स्टेट स्पॉन्सर्ड में वो भी आप लिख सकते हो, जैसे यूएस अगर मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दे रहा था जब यूएसएसआर के खिलाफ अफगानिस्तान में, तो ये भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ही एग्जांपल है। अर्बन और लोन वुल्फ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोन वुल्फ का मतलब लोन वुल्फ टेररिस्ट जो होते हैं, देखिए एक टेररिस्ट का तरीका हो, टेररिज्म का तरीका ये होता है, जैसे ये लोग हैं, अलकायदा है, इंडियन मुजाहिदीन है, या फिर लश्कर तैयबा है, ये लोग हैं। इनका पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एक चीफ होता है, एक हेड होगा, हेड जो होगा वो फिर और लोग रिक्रूटमेंट होगा, इनका प्रॉपर लोग इनके यहाँ रिक्रूट किए जाते हैं, इनको फिर ट्रेनिंग की जाएगी। ट्रेनिंग के बाद फिर इनको पूरा प्लान बताया जाएगा, प्लान प्लस इनको पूरा जो आप ये कह सकते हो कि रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज इन द सेंस अगर इनको बॉम्ब ब्लास्ट करना है तो इनको बॉम्ब, इनके ट्रैवल का और इनका और जो स्लीपर सेल्स की इनको क्या क्या मदद चाहिए, सारा कुछ ऑर्गेनाइज अगर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, पूरा यूनिफाइड स्ट्रक्चर, तो ये एक तरीके का ट्रेडिशनल टेररिज्म होता था, पहले ऐसे ही चलता। आज की डेट में लोन वुल्फ अटैक्स हो रहे हैं। लोन वुल्फ मतलब क्या होता है? अकेला भेड़िया, इस तरीके से समझो आप, अकेला भेड़िया। मतलब भेड़िया इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको टेररिज्म करना है,
और अकेला है कैसे, अभी हम देखते हैं। ये आदमी जो है लोन वुल्फ, ये पूरा प्लान, पूरी रिसोर्सेज, पूरा इसका एग्जीक्यूशन, मतलब इसको ज़मीन पे उतारना, मतलब अटैक करने तक सब खुद अपने से कर रहा होता है। ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली इसको लगातार कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है। तो अब ये आदमी क्यों ऐसा कर रहा होता है? हो सकता है कि आइडियोलॉजिकली उसको इतना मोटिवेट हो गया है वो इस तरीके से कि उसको लगता है कि हाँ उसके साथ गलत हो रहा है और उसका बदला लेने के लिए टेररिज्म यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो फिर ये आदमी अपना मोटिवेशन लेगा कहाँ से? इंटरनेट वगैरह से कुछ देख लिया, बॉम्ब बनाना इंटरनेट से सीख लिया और फिर अपने ही लेवल पे पूरा प्लान बनाया, एग्जीक्यूट किया। ये होते हैं लोन वुल्फ अटैकर्स। तो आज की डेट में ये आईसिस वगैरह जो हैं ये यूथ को इस तरीके से भी रेडिकलाइज कर रहे हैं, उनको इस तरीके से रेडिकलाइज किया जा रहा है कि फिर वो लोन वुल्फ अटैक तक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने सॉरी पेरिस का देखा होगा कि किसी ने ट्रक भीड़ के ऊपर चला दिया था, ठीक है। फिर न्यूजीलैंड का देखा होगा कि आपने वो भीड़ के ऊपर गोली चला रहा, फिर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करवाते हैं। ये सब चीज़ें क्या है? ये लोन वुल्फ अटैक्स हैं, ठीक है। साइबर क्राइम आपको पता है, साइबर टेररिज्म जैसे अब ईरान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको स्टक्सनेट प्रोग्राम जो इजराइल का था, उसके तहत इन लोगों ने इसको ख़त्म कर दिया, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को, या उसके अंदर वायरस वगैरह डाल दिए। तो ये क्या है? साइबर टेररिज्म है, ठीक है, जिसमें आप किसी के साइबर फोर्सेस की मदद से दूसरे कंट्री के साइबर सिस्टम या कोई अदर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ख़त्म करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेस टेररिज्म। देखिए क्या होता है, यूएस ने अपनी स्पेस फोर्स बना दी है। प्राइवेट कंपनीज तो जा ही रही हैं स्पेस में, जैसे टेस्ला है। ऐसा भी हो सकता है कि जो टेरर ग्रुप्स हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स, ये भी अगर ये सारे टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर लेते हैं, या उनको अगर मिसाइल्स वगैरह मिल जाती हैं, जो ए-सैट मिसाइल्स होती हैं, ए-सैट मतलब होता है एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर इंडिया ने किया था ना एंटी सैटेलाइट मिशन। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये लोग क्या कर सकते हैं? स्पेस टेररिज्म भी कर सकते हैं। नार्को टेररिज्म मतलब ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड। वो आपको पता है कि इंडिया की लोकेशन क्या है? गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट के बीच में है, और उसकी वजह से यहाँ पे ड्रग्स की इंडिया में बहुत बुरी हालत रहती है। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेररिज्म पढ़े हैं यार। डायरेक्टली एक क्वेश्चन बन सकता है इन पे, उनके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा क्यों? ताकि आप 2-2 लाइन तो लिख सको। नहीं भी पूछता तो भाई यूँ बना करके ऐसे ऐसे लिख दो, ठीक है। इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या रही है? अगर इंसर्जेंसी का क्वेश्चन आता है, ठीक है, नक्सलिज्म वगैरह, टेररिज्म, सब में ये लिखना है क्या इंडिया क्या कर रही है? मल्टी प्रोंग्ड, मतलब बहुआयामी जो उसकी स्ट्रैटेजी है वो है। कैसे कर रहे हो आप? पहला आप सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे, सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट पे फोकस करोगे। जैसे हमारे यहाँ कहाँ टेररिज्म की समस्या देखने को मिल रही है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो आप देखोगे कि 370 हटा दिया, बहुत सारा पैसा दिया, फिर वहाँ पर रिफॉर्म्स लगातार कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ अगर प्रोजेक्ट्स वगैरह याद हों उनका नाम लिखना है, और इस तरीके से आप लिखोगे कि जम्मू कश्मीर में हम इतने इतने काम कर रहे हैं। कुछ अगर स्कीम्स याद है, जैसे रोशनी की स्कीम है वहाँ की, और कई सारी स्कीमें, नई उड़ान शायद है, नई मंजिल है यार, मतलब याद नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव और सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन। फिर क्या है? पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल दोनों लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता है हम FATF में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और अदर फोरम्स पे भी हमने टेररिज्म की एक डिफिनीशन अडॉप्ट करने की बात की है, ठीक है, कि एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनीशन होनी चाहिए। फिर हमने क्या करा? गुड गवर्नेंस पे फोकस कर रहे हैं। और WHAM, इसका होता है विनिंग हार्ट एंड माइंड्स। आप कई सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज करते हो जिसकी वजह से आप लोगों का दिल जीत सको, उनका दिमाग जीत सको। इस तरीके के काम वैम होते हैं। अब वैम के अंदर कई सारे ऑप्शंस आते हैं। अगर आप कोई डेवलपमेंट काम करो तो अभी विनिंग हार्ट्स ही तो हुआ। अफगानिस्तान में हमने क्या किया? वहाँ का संसद बना दिया, सालमा डैम बना दिया,
ये सब क्या है, वी आर विनिंग हार्ट्स, विनिंग माइंड्स, ये लिखना है, ठीक है। क्या क्या स्टेप, कुछ लेजिस्लेशन लिए गए हैं, मतलब कुछ क्या नाम कानून बनाए गए हैं, क्या पता है आपको, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, ठीक है, पहला एक्ट है। दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म का पैसा आता है मनी लॉन्ड्रिंग से, तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकना है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इंडिया ने ज्वाइन कर रखा है। इंडिया चाहता है क्या, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए, अभी क्या है, ग्रे लिस्ट में है। ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा तो इनके ऊपर कई सारी सैंक्शंस लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रैट्स, रैट्स क्या है, इंडिया ने एससीओ ज्वाइन किया लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट टू लास्ट 2021 चल रहा है अब तो रैट्स, ठीक है। ये क्या है, रीजनल संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर एक रैट्स है, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर है शायद इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या, आपको बस ये बात पता होनी चाहिए कि टेररिज्म के लिए हम अलग अलग किन किन फोरम्स पे जुड़े हुए हैं। तो एफएटीएफ पता है, रैट्स एससीओ जो है उसका आपको पता होना चाहिए, ग्लोबल काउंटर टेरर स्ट्रैटेजी जीसीटीएस, ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे इनसे जुड़ा हुआ है टेररिज्म को रोकने के लिए, ठीक है। और लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ये तो इंडिया की देन है। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से बेसिकली इसको पास कराना चाहता है, सीसीआईटी को, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। इसमें एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, देखिए कॉम्प्रिहेंसिव लिखा है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत ही व्यापक डिफिनीशन दी गई है टेररिज्म की। आप पॉजिटिव टेररिज्म और निगेटिव टेररिज्म नहीं कह सकते कि मतलब एक टेररिज्म अच्छा है एक बुरा, ये सब नहीं। टेरर मतलब टेरर। तो अगर वो आप जैसे एक टाइम पे यूएस मुजाहिदीन को अगर ट्रेन कर रहा था तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद थे, लेकिन फिर यही अलकायदा यूएस के ऊपर अटैक करता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि टेररिज्म कभी भी अच्छा है, कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन की ज़रूरत है टेररिज्म को डील करने के लिए। तो ये क्वेश्चन हो गया टेररिज्म के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन की क्षमता दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। नाम से आपको लग रहा है कैपेबिलिटी, किसी की क्षमता को बढ़ाना है। किस कंटेक्स्ट में ये बात हो रही है, देखिए ये एथिक्स में यूज़ होता है ये टॉपिक। GS1 में एक टॉपिक है आपका सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण, वहाँ पे यूज़ होगा। कोई विमेन का क्वेश्चन है, कोई चाइल्ड का क्वेश्चन है, मतलब कोई भी वल्नरेबल सेक्शन का क्वेश्चन है, वहाँ पे टॉपिक यूज़ होगा। पेपर 2 में भी यूज़ होगा। बेसिकली यूज़ कहाँ करेंगे, एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा कोई भी चीज़ का सल्यूशन अगर आपको देना है तो वहाँ पे आप बोलेंगे कि आपको जो डेवलपमेंट करना है वो डेवलपमेंट लोगों की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाए, ऐसा आपको डेवलपमेंट करना है, ठीक है। ये हो गया बैकग्राउंड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें हमने पढ़ा था कि क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एडुकेशन और जीएनआई पर कैपिटा, मतलब हेल्थ, एजुकेशन और पैसा, 3 चीज़ों को देख करके आप हम बता रहे थे कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट जीडीपी ग्रोथ वाले मॉडल से बढ़ के हमने कहाँ तक पहुँचे हम, ह्यूमन डेवलपमेंट। लेकिन अमर्त्य सेन कहते हैं कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट वाला सिस्टम भी जो है वो गड़बड़ है, इसमें भी कमी है। क्यों कमियां हैं, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट भी जो डेवलपमेंट की, विकास की जो मतलब समग्रता है उसको कैप्चर नहीं करता है। जो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए वो भी आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन में नहीं दिखता है। तो फिर अभी यहाँ पे हम बात करेंगे क्या है उनके हिसाब से डेवलपमेंट, क्या है कैपेबिलिटी अप्रोच। कहते हैं कि ही प्रोपोगेटेड डेवलपमेंट एज फ्रीडम, स्वतंत्रता क्या होती है, सॉरी डेवलपमेंट क्या है, वो स्वतंत्रता के रूप में विकास है। आपको आज की डेट में जो भी फ्रीडम्स मिली हुई हैं वो और मैक्सिमाइज हों तो मैं कहूँगा कि आप क्या हो रहे हैं, डेवलप्ड हो रहे हैं। आपको आज की डेट में जो चॉइसेस मिली हैं वो अगर मैक्सिमाइज हो, वो बढ़ें, तो मैं कहूँगा कि आप क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। अगर ये चीज़ें घटती जा रही हैं तो आप डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि आप डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको नापने के लिए जीडीपी या ह्यूमन डेवलपमेंट से आपको अंदाज़ा ही नहीं लगेगा। आपको और कई सारे फैक्टर्स को मिला के देखना पड़ेगा।
तब आपको पता चलेगा कि आप डेवलप हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। उसमें से सबसे बड़ा एक जो टेस्ट देते हैं, एक तरीके का लिटमस पेपर वो प्रोवाइड करते हैं, वो कहते हैं कि कैपेबिलिटीज़ देखो, मतलब क्षमता देखो कि क्या आपके पास जो पहले क्षमता थी आज भी अगर वही है तो आप किसी भी रूप से डेवलप नहीं हो रहे हो। आप यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो एज अ स्टूडेंट, ठीक है। एज अ स्टूडेंट आपके घर से क्या आता है, पॉकेट मनी वगैरह आता हो, आप किसी की मदद करना चाहते हो, सब खर्चा बर्चा करने के बाद 500 रुपया बच रहा है आपके पास, तो आपकी कैपेबिलिटी अभी मॉनेटरी टर्म्स में कितनी है, सोशल किसी की भला करने के लिए 500 रुपये। आप जॉब कर रहे हो, जॉब में भी आप पैसे से भी आप मदद कर सकते हो, प्लस अपनी पावर का यूज़ करके, अपनी अथॉरिटी का यूज़ करके भी आप मदद कर सकते हो दूसरों की, सोशल जस्टिस कर सकते हो। तो दोनों टाइम में आपका उद्देश्य क्या था, सोशल जस्टिस करना। तब आपकी लिमिट थी 500 रुपये, रुपए के सेंस में थी बस, और पावर या अथॉरिटी भी नहीं थी। आज की डेट में आप पैसे से भी कर सकते हो पावर और अथॉरिटी। ये मैं कहूँगा कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमताओं में बढ़ोतरी हुई है, ये हुआ है डेवलपमेंट, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे फैक्टर आप सोच सकते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो मापने के लिए कि क्या सच में आपकी कैपेबिलिटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। अगर आपकी कैपेबिलिटी बढ़ी है तो आप डेवलप कर रहे हो, ठीक है। ये कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट शुड इन्हेंस ह्यूमन कैपेबिलिटी, जो भी हमने बात की कि डेवलपमेंट जो होता है उसको ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़, ह्यूमन की क्षमताओं को बढ़ाए, वही होता है डेवलपमेंट। ह्यूमन कैन बिकम एंड कैपेबल टू मेक डिसीजन देमसेल्फ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं कि उस ह्यूमन के लिए जो उसके लाइफ के डिसीजंस हों वो वह आदमी खुद ले। ये होता है क्या डेवलपमेंट, मैं तब मानूंगा कि हाँ आप डेवलप कर रहे हो। हमारी कंट्री में मनरेगा मतलब आप क्या काम करोगे, आप गड्ढा खोदोगे, आप नहर बनाओगे, ये तक सरकार डिसाइड कर रही है ना। आप क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे ये तक सरकार डिसाइड कर रही है। किस दिन खा सकते हो किस दिन नहीं खा सकते हो इसमें भी कभी कभी घुस जाती है सरकार, ठीक है। आप कहाँ जा सकते हो कहाँ नहीं जा सकते हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके लिए डिसीज़न गवर्नमेंट ले रही है, आपके लिए डिसीज़न कोई और ले रहा है। तो ये वो कहते हैं कि कैपेबिलिटी अप्रोच नहीं है, ठीक है। सोसाइटी के सेंस में भी आप देख सकते हो कि एक महिला है, विमेन है, वो बाहर काम करेगी कि नहीं करेगी ये भी फैमिली वाले डिसाइड कर रहे हैं। फैमिली में भी कौन, मेल मेंबर डिसाइड कर रहे हैं। एक विमेन सोसाइटी में कितना ऊपर बढ़ सकती है ये एक सोसाइटी के पैट्रियार्की डिसाइड कर रही है, इसको आप कहते हो ग्लास सीलिंग। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता पे एक लिमिट सेट कर दे रहा है, यानी कि इसके हिसाब से आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। नाउ सच डेवलपमेंट इंटेल्स, अब ये बताते हैं कि कुछ फैक्टर्स बताते हैं क्या, एब्सेंस ऑफ सप्रेशन होना चाहिए, कोई दमन नहीं होना चाहिए, शोषण की अनुपस्थिति होनी चाहिए, किसी भी तरह का शोषण नहीं होना चाहिए, और हर व्यक्ति को अधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए कि उसके राइट्स जो हैं वो सुरक्षित होने चाहिए। तो वो कहेंगे कि हाँ आप क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो। तो आपकी कैपेबिलिटीज़ में क्या हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है। आपके सिविक राइट्स, सिविल राइट्स जो होते हैं, ठीक है, आपकी इक्वालिटी, पॉलिटिकल राइट्स, ये सारे राइट्स की सुरक्षा होनी चाहिए, तो आप डेवलप कर रहे हो, ठीक है। तो उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डेवलपमेंट क्या हुए, किसी भी डेवलपमेंट के विकास के महत्वपूर्ण घटक क्या हुए, स्वतंत्रता, पहली बात फ्रीडम आपको होनी चाहिए, दूसरी आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए, आप फोर्स्ड ना हो कोई भी चीज़ चुनने के लिए, आपके पास चॉइस हो और आप खुद अपने लिए डिसीजन करें, ठीक है। ये लिखा है ना कि आपके पास फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम क्या कि आप खुद चॉइस लेंगे, फिर आपके पास चॉइस होनी चाहिए कि ये या ये नहीं कि सिर्फ ये है। मनरेगा में क्या मिल रहा है यार, आपको सिर्फ गड्ढा ही खोदना है, मतलब मैं अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं मनरेगा ज्वाइन कर रहा हूँ, चूँकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, चूँकि सरकार मुझे इतना कैपेबल बना नहीं पाई, चूँकि आपका एजुकेशन सिस्टम इतना फेल रहा, आपका हेल्थ सिस्टम इतना फेल रहा कि मेरा ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुआ, मेरा ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुआ। दैट इज़ वाई आई एम फोर्स्ड कि अब मनरेगा करूँ, कि मैं गड्ढा खोदूँ, तो मेरे पास चॉइस नहीं थी। लास्ट है एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, ठीक है। इन तीनों सेंस में आप बात करोगे कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम,
ये हो गया। ये मॉन्क और एक बेगर का एग्जाम्पल है, एक भिक्षु का और एक भिखारी का एग्जाम्पल है कि आप ये सोचो कि एक भिखारी जो होता है, बेगर इधर लिखते हैं, एक मॉन्क लिखते हैं, तो एक जो मॉन्क मतलब एक सन्यासी है, वह भी भूखा है, ये भी भूखे हैं भाई साहब, बेगर। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है चॉइस का और कंपल्सन का। चॉइस, विकल्प। जो मॉन्क है यानी कि जो सन्यासी है, वो अपनी चॉइस, अपनी मर्जी से भूखा है, और एक बेगर जो है मजबूरी में भूखा है। इसके हिसाब से आप समझ रहे होगे कि कैपेबिलिटी कितनी बड़ी चीज़ होती है। इसके हिसाब से डेवलप्ड कौन हुआ? ये मॉन्क डेवलप हुआ, बेगर डेवलप्ड नहीं हुआ। समझ रहे हो आप? इसलिए कोई भी सिस्टम अगर आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है तो आप डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। इस प्रकार जो इनकी कैपेबिलिटी अप्रोच है, एक तरीके की गाइड का काम करती है सरकारों के लिए, कि सरकार जैसे पब्लिक पॉलिसी बनाना चाहती है, तो उस पब्लिक पॉलिसी का उद्देश्य होना चाहिए कि वो कैपेबिलिटी को बढ़ाए लोगों की। आज की डेट में हम बात कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, स्वरोजगार कि हम आपको स्किल दे रहे हैं, हम आपको मेक इन इंडिया दे रहे हैं, हम आपको स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया फंड दे रहे हैं तरह तरह के। इन सब का उद्देश्य क्या है? कि भाई खुद उठो और नौकरी खुद से जनरेट करो। ठीक है? इसका मतलब हम आपको एम्पावरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपकी चॉइसेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो स्कीम्स है सरकार की, ये कह रही हैं कि डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही हैं आपके ऑप्शंस को, आपकी चॉइसेस को। ठीक है? नेक्स्ट है इन्हेंसमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़। आपकी डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी चॉइसेस कैसे बढ़ेंगी? जब आपके ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी। ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ कैसे बढ़ेंगी? हेल्थ, एजुकेशन, ये ह्यूमन के लेवल पे इन दोनों पे खर्चा करना है। पॉलिटिकल सिस्टम में सुधार करना है आपको, इकोनॉमिक सिस्टम में सुधार करना है। ये ट्रिकल डाउन थ्योरी नहीं चलेगी, आपको सोशल जस्टिस खुद से करना है। ठीक है? तो ये तरीके की हर एक लेवल पे सुधार करने हैं आपको, तो जाकर क्या होगा, आपकी ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ में वृद्धि होगी। मीडिया में सुधार करना है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो ये 3 चीज़ों पे खर्चा करना है आपको। ठीक है? देयरफॉर स्टेट का इंटरवेंशन शुड ट्राई टू, जो राज्य का हस्तक्षेप है उसे क्या करना चाहिए? कार्यात्मक रूप से सशक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों को फंक्शनल रूप से, फंक्शनली लोगों को एम्पावर करे, एंड नॉट टू मेक देम बेनिफिशियरी और पैसिव रेसिपिएंट्स। पीपल जो होते हैं, लोग होते हैं, वो सिर्फ आपकी स्कीम्स के रेसिपिएंट ना बन के रह जाएं, कि भुक्तभोगी। क्या सिर्फ ये वो आदमी ना रह जाएं कि आप वन वे नहीं चलना चाहिए, कि गवर्नमेंट यहाँ से कुछ दे रही है, आप लगातार लिए जा रहे हो। ये आपको ही कमज़ोर कर रहा है। अगर फ्री में कुछ सरकार बांट रही है, वो कहीं ना कहीं कॉस्ट उसके साथ इंक्लूडेड है। आपकी डेवलपमेंट वहाँ पे कम हो रही है। डेवलपमेंट कैसे कम हो रही है? अगर आपको फ्रीबीज बस मिलते जा रहे हैं। ठीक है? तो कहीं ना कहीं सरकार को आप क्वेश्चन करना छोड़ोगे, सरकार की रियल इंटेंशन को क्वेश्चन करना छोड़ोगे। तो ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है? इसीलिए आता है कि मनरेगा अच्छा है कि स्किल इंडिया? तो स्किल इंडिया अच्छा, मनरेगा नहीं। मेरी कैपेबिलिटीज़ किस में बढ़ रही हैं? मैं खुद के लिए डिसीजन लेने के लिए कैपेबल कब बनूंगा? स्किल इंडिया के थ्रू मेरे अंदर खुद का एम्पावरमेंट होगा। समझ रहे हो आप? सोशल ऑडिट और पार्टिसिपेटरी फॉर्मुलेशन भी, पार्टिसिपेटरी पॉलिसी, जैसे सामाजिक लेखा परीक्षा जो कह सकते हो आप, या यार सोशल ऑडिट को क्या कहते हैं हिंदी में? शायद यही कहते हैं, देखना पड़ेगा मेरे को। या भागीदारी नीति अगर बनाने की कोशिश करते हो, ये भी क्या है? ये भी आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है, आपकी पार्टिसिपेशन को बढ़ा रहा है गवर्नमेंट में। यहाँ पर मेरा से बढ़ रहा है, मेरे एरिया में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर मुझे प्लान बनाने की एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोकल गवर्नमेंट अगर हमारी है, ये है मेरी कैपेबिलिटीज़ में वृद्धि। ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ कर डिसाइड करे कि इंडिया के किस कोने में क्या होना चाहिए। ठीक है? तो इस तरीके से पार्टिसिपेटरी, मैं बस कहना ये चाह रहा हूँ कि आप एक कैपेबिलिटी अप्रोच सिर्फ इकोनॉमी में मत लेके चले जाना, या सोसाइटी, मतलब आप ये नहीं कि सिर्फ उसमें कास्ट की बात कर रहे हो या रिलीजन और फिर विमेन, चाइल्ड, ये सब नहीं।
इकोनॉमिक सेंस में भी इसके बारे में बात करनी है, पॉलिटिकल भी, मतलब जो चीज़ें आपके एम्पावरमेंट को इंश्योर करें। अभी एम्पावरमेंट सिर्फ एक तरीके से तो नहीं हो सकता ना आपका, हर फील्ड के बारे में आपको लिखना है। तो कैपेबिलिटीज़ अप्रोच भी, आपकी कैपेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब आप हर फील्ड के बारे में सोचोगे। इसीलिए तो वो HDI का वो करते हैं खंडन कि HDI सिर्फ 3 चीज़ों पर फोकस कर रहा है और पूरी तरीके से डेवलपमेंट को कैप्चर नहीं कर सकता है। ठीक है, लास्ट में आता है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स इज अ की टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। वो कहते हैं कि अगर ह्यूमन रिसोर्स में अगर आप जब तक इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आप जो डेवलपमेंट एज फ्रीडम नहीं इंश्योर कर सकते लोगों के लिए। फ्रीडम टू मेक चॉइस, फ्रीडम टू डिसाइड फॉर देयर ओन। ठीक है, तो ये हो गया आज का क्वेश्चन, मैंने बताया। इसके बारे में फिर से पढ़ते हैं एक बार कि इनका क्या कहना है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। पहली बात, एक पॉइंट आपको याद रखना है, इसके बारे में फिर कंटेंट आप बनाइए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यू मस्ट हैव पावर टू मेक योर ओन डिसीजन। आपको अपने खुद के डिसीजन लेने की शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर। आपके पास चॉइस होनी चाहिए, आपको बाधित नहीं किया जाना चाहिए कि यही चुनना है। मेरे पास चॉइसेस होनी चाहिए, प्लस मेरे पास फ्रीडम टू मेक डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मॉन्क और बेगर के एग्जाम्पल की, कि कैसे चॉइस मैटर करती है। ठीक है, फिर हम, और चॉइस कितनी इंपॉर्टेंट है कि एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण के लिए। उसके बाद आप लिखोगे कि इन्हांसमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी कैसे आप करोगे। फिर हमने पहले बात करी करना क्या क्या है, फिर हमने बात करी कैसे करोगे, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के थ्रू करोगे। उसमें हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, एथिक्स, ये सारे पॉइंट आप लेके आओगे कि इन सब में पॉजिटिव चेंजेस करोगे, मूल्यों में चेंज करोगे, तो जाकर के आप ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ बढ़ोगे, कैपेबिलिटीज़ अप्रोच की तरफ बढ़ोगे। एग्जाम्पल आप मनरेगा और स्किल इंडिया का दोगे, सोशल ऑडिट का दोगे, पार्टिसिपेटरी पॉलिसी का दोगे। ठीक है, इन सब के थ्रू आप बताओगे किस तरीके से कैपेबिलिटीज़ अप्रोच या सोशल डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।